हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज उपस्थित हुए हम लोग CUET 2025 से संबंधित जनरल नॉलेज से संबंधित जो पार्ट है, पोर्शन है, उसे लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नावली लेकर उपस्थित हुए हैं हम आप लोगों के सामने। और ये पॉलिटिकल साइंस से भी काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, गठित की गई थी। तो ये आप लोगों से, इंग्लिश मीडियम वालों से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। लिखा सब कुछ हिंदी में है, लेकिन हम इंग्लिश में भी आप लोगों को बताते जाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ओके। और यदि हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं आप लोग बता सकते हैं। तो जो भारत का संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, वो किसके बेस पर फॉर्म की गई थी। तो कैबिनेट मिशन के बेस पर फॉर्म की गई थी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अब यहाँ प्रांतों की विधान सभाओं ने, ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका ने, यानी कि उनका इलेक्शन किस तरह से हुआ था, यह सामान्य जनता ने किया था। तो प्रांतों की विधान सभाओं ने किया था, 10 लाख पर एक चुने गए थे। ओके। संविधान सभा की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। पहली बैठक जिस दिन हुई थी उसी दिन को माना जाता है, ओके। अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन वो पारित हुआ था। लेकिन सबसे अंतिम बैठक 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। यानी कि जिस दिन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस दिन अस्थाई अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। यानी कि जो परमानेंट चेयरपर्सन थे वो नहीं थे, तो एडहॉक जो चेयरपर्सन थे वो थे। तो अब यहाँ पर कौन थे, चलिए, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं। BR अम्बेडकर जी थे, नहीं। राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं। ये तो बाद में चुने गए। तो अब बचा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो 3-4 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ओके। भारतीय संविधान यानी परमानेंट चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ओके। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो लीगल एडवाइज़र जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो कौन थे, VN राव थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य प्रपोजल यानी कि एम प्रपोजल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ओके। उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे या नहीं थे, आप लोग बता सकते हैं जिनको मालूम है, ओके। भारतीय संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, तो अंतिम रूप से कब पारित किया, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया, ओके। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ, अच्छा ये आ गया क्वेश्चन, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो टोटली इम्प्लीमेंट हुआ, तो यहाँ पर पार्शियली इम्प्लीमेंट हुआ था इस दिन।
कुछ चीज़ें जो थी वो, जैसे सिटीजनशिप है, इलेक्शन है, ये चीज़ें लागू कर दी गई थी और पूरा जो है उसे बाद में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब बना? ठीक है, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन रिपब्लिक बना। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, तो रिपब्लिक बना था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है, गणतंत्र रिपब्लिक वो होता है जहाँ का जो शासक होता है वो चुना हुआ होता है पर्सन। ठीक है, तो यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड है। ठीक है, सेलेक्टेड नहीं है। तो सभी मामलों में अंतरिम सरकार, संसदीय शासन व्यवस्था, भारत का वंशानुगत शासन नहीं है, राज्य एक संघ है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शासक है, ठीक है, वो काइंशिप बेस पर नहीं है। ओके, चलिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितने इसमें आर्टिकल थे, ठीक है, और कितने इसमें शेड्यूल्स थी? ठीक है, तो 395 जहाँ पर भी हो वो देख लीजिए। तो 395 ये आपका हो गया अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 10 अनुसूची नहीं, बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो 8 अनुसूचियाँ यानी कि 8 शेड्यूल्स और 395 आर्टिकल्स थे। संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो यहाँ पर संविधान को सोल के रूप में माना गया है। ठीक है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था। ठीक है, कि मैं संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को मैं इसका यानी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की मैं सोल मानता हूँ। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए से, ये यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर से, जो अब रसिया है। ओके, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, पहले 8 थी। ठीक है, अब 4 और क्या कर दी गई? जोड़ दी गई। ओके, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो यानी पहली अनुसूची में, फर्स्ट में। ठीक है, यानी कि जितने स्टेट हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है, वो उनका उल्लेख पहले अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध क्या है, कहाँ से? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो क्या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है? ठीक है, यानी थर्ड जो शेड्यूल्ड है, शपथ और प्रतिज्ञान से है, भाषा से है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा से तो है ही नहीं, क्योंकि ये 8th है, 8th शेड्यूल में आता है। ठीक है, 8वीं जो शेड्यूल है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। ओके, तो जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ओथ हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको की शपथ जो है ना की बात की गई है, तो उसमें शपथ का वर्णन किया गया है, तो बी उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो राजभाषाओं का या भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है ना वो किस में है? 8th शेड्यूल के अंतर्गत हैं। दल बदल से संबंधित, ठीक है, प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? ठीक है, तो ये जो है ये आपकी 10वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, दल बदल राजीव गांधी जी के समय में ये लाए गए थे। ठीक है, तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से संबंधित कौन सा सूची में रखे गए हैं? तो 11वीं सूची। 5वीं यानी कि ये हैं
11वीं में है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। और नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो 12th शेड्यूल में है। यहीं पर मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी नगर पालिका जो है ना वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद में अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत इट मीन्स इंडिया बिकम आ यूनियन की बात हो रही है, यूनियन आप, ठीक है, स्टेट्स, ये है अनुच्छेद 1, ठीक है। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात की गई है वो है ठीक है आर्टिकल 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है ना इसकी बात की गई है, इंटरनेशनल पीस की बात। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो है 123 के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या कर सकता है, कोई प्रपोजल जारी कर सकता है। 110 में आपका आता है बजट। संविधान के अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग का यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 315 में 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे दिया गया है, ठीक है। तो संसद को, भारतीय संसद को किसी भी भाग को भारतीय जो संघ है उसमें इंक्लूड करने का पावर दिया गया है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 1953 में, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए अब यहाँ पर है फजल अली, अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर 1953 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फजल अली आयोग था ये, ठीक है। तो फजल अली आयोग जिसने कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है, राज्यों को बनाने की सलाह दी थी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1956 में हुआ, ठीक है। यानी रीऑर्गेनाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम 1956। भाषाई आधार पर गठित राज्य, पहला का राज्य कौन था, तो वो था आंध्र प्रदेश, ओके। आंध्र प्रदेश था पहला राज्य जो लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया था। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया, पांडिचेरी जो है आप लोगों को ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि भारत में सबसे पहले जो हैं वो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज़ भारत में सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पर आए थे और सबसे अंत में भारत से कौन गए हैं, पुर्तगीज़ ही गए हैं और पुर्तगालियों का ही यहाँ पर पांडिचेरी में, ठीक है, यानी कि ये था। तो जो पांडिचेरी है वो भारतीय संघ में 1959 में सम्मिलित हुआ। भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है। सिटीजनशिप यहाँ पर है, यूनिक सिटीजनशिप है, एकहरी नागरिकता, सिर्फ हम भारतीय हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो बाई बर्थ, ठीक है, वंशानुक्रम और देशीकरण से भी, ठीक है। तो ये सभी हैं ऑल ऑफ दीज। नागरिकता का अंत कैसे किया सकता है, परित्याग करने से, बिल्कुल, छीनने से भी, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, सभी हैं इसका उत्तर, सब ऑल ऑफ दीज। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो भारत की नागरिकता अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, संपत्ति स्वामित्व, ओके। यहाँ पर क्या चीज़ है, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, डोमिसाइल यानी यहाँ पर रहेगा और साथ में है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक है। वंशानुक्रम यानी उसके माता पिता यहाँ के सदस्य हों यानी यहाँ के नागरिक हों तो मिल जाएगा। लेकिन संपत्ति खरीदने से कोई भी
प्रॉपर्टी खरीदने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। वर्तमान में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो भारत में जो यानी कि वो हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, वो 29 राज्य हैं। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा जो है वो है 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसे कर लीजिए। 29 और 7 थे, लेकिन जब उसे जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो जो है ये सिर्फ अब 28 ही राज्य रह गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट कहाँ पर हैं? पार्ट 3 में हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस में हैं? पार्ट 3। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट। ठीक है, और ये आर्टिकल 20 यानी वहाँ से 12 से लेकर के 35 तक हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, तो कुल कितने अधिकार प्राप्त हैं? फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। ठीक है, 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, अब सिर्फ 6 हैं। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन में लाने का यानी कि जो पावर है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पावर है, वो किसके पास है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता निहित है आर्टिकल 19 में। अब 19 में किस में है? ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये दोनों तो हमारे क्या हो गए? ये हो गए 21A में शिक्षा का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है राइट टू एजुकेशन, जो RTE लागू हुआ था। ठीक है, वो इसी के अंतर्गत लागू हुआ था 21E में। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा आर्टिकल 19(1) में। ठीक है, 19(1) में जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? अभी मैंने ऊपर बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? एबोलिश कर दिया गया यहाँ से। ठीक है, और वो किसके द्वारा हटाया गया? तो ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया। ठीक है, अब वो किसके अंतर्गत है? 100 में आया है। ठीक है, 101 में या 100A में उसे रख दिया गया है। वो सिर्फ लीगल राइट है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? लीगल राइट। सिर्फ अभी मैंने बताया विधिक अधिकार है सिर्फ, बस। ठीक है, लीगल राइट है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया ऊपर 21A के द्वारा, 21A के द्वारा क्या किया गया है? जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, ये लागू किया गया इसके द्वारा। ओके, 21E के द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है, तो व्यक्तिगत के लिए हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हैबियस कार्पस जो है ना, वो क्या किया जाता है? इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए जारी की जा सकती है। इसमें होता क्या है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है, ठीक है, कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उस व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित कीजिए। मत देने का अधिकार क्या चीज़ है? मत देने का अधिकार अब राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार या कानूनी अधिकार, तो इनमें से आप लोग कोई सा भी अधिकार बता सकते हैं। लेकिन मत देना क्या है? एक नागरिक का अधिकार है, और राजनीति के लिए है तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है? अब ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPS।
ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट्स, ठीक है, तो DPS हैं और इनको किया गया है पार्ट 4 में, पार्ट 4 में इनका है। और पार्ट 4 जब 3 ख़त्म होगा तो तभी शुरुआत है, तो 335 तक है, तो अब ये 36 से शुरुआत हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए 36 से आपके कौन हैं, ये 2 हैं, तो 36 से 41 तक नहीं, 36 से कहाँ तक, 51 तक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, तो ये ठीक है, यानी कि यहाँ पर कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट किसमें निश्चित है, तो वेलफेयर स्टेट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या, वाद योग्य नहीं, इन्हें किसी भी वहाँ से हम उसमें से मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को हम कोर्ट में जा कर के उन लागू करवा सकते हैं, लेकिन इनको नहीं लागू करवा सकते हैं, तो ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज़, हमारा उत्तर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये जस्टिसिएबल नहीं है। नागरिक अधिकारों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही यानी वो है क्या बोलते हैं, हॉट टॉपिक है, इसलिए इसके लिए जानना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। ना तो ये 42 में है ना 43 में है। अब 40 और 44 दो में से एक को आप लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना 40 में क्या था, पंचायत थी, ठीक है, पंचायत। और 44 में जो है क्या है, ये समान सिविल संहिता, ठीक है, यानी कि कॉमन सिविल UCC, यूनिवर्सल कॉमन सिविल कोड, ठीक है, एक समान जो है संहिता। और आप लोगों ने कई बार जो है ना नागरिक संहिता, तो इसमें कहाँ लागू है, समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है, गोवा में लागू है। और दूसरा कौन बना, या जो है ना उत्तराखंड, उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद संविधान संशोधन करके, यानी कि वो जो है संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि जो है गोवा में स्वतंत्रता से पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर यानी समान नागरिक संहिता लागू हुई। राज्य के निरक्षक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, तो 14 वर्ष, यानी कहाँ से, 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष तक के बीच के बालकों को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो मूल कर्तव्यों का वर्णन, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है का वर्णन, जहाँ पर ख़त्म होता है आपका फंडामेंटल राइट, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, वहीं से शुरुआत होता है, तो है ये 51A में, ठीक है। और इनकी संख्या कुल कितनी है, 11। ओके, मूल कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, अभी मैंने बताया था, कहाँ से, सोवियत संघ से, USSR से। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल है 11, ओके, टोटल 11 है। और थोड़ा सा इनमें किसी में जो है इसकी स्नैप सही से नहीं आई, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, तो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो भारतीय संघ की जो शक्ति है, ठीक है, वो निहित है संसद में, ठीक है। भारतीय संघ की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, ठीक है। संरक्षक जो है वो राष्ट्रपति है, ठीक है, लेकिन संघ की शक्ति निहित है संसद में, तभी संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती तो अध्यक्ष, जैसे अमेरिका में है, तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, जानते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और साथ में विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो यहाँ जहाँ पर भी है वो हम देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तथा ये गलत हो गया, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं
एवं विधान परिषद, यहाँ विधान परिषद नहीं आएगा, सिर्फ विधानसभा आएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसके निर्देशन दिए जाते हैं? ठीक है, तो किसको दिए जाते हैं? राष्ट्रपति को। यदि जो निर्वाचन है, ठीक है, वहाँ पर कहीं पर भी क्या चीज़ होता है, विवाद होता है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन है तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय सामुदाय यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें जो है वो सब हैं। राष्ट्रीय सेवाओं, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति, यानी कि भारतीय जो सेवा है और जो हमारी वो है मिलिट्री है, उसका भी सबका सर्वोच्च सेनापति यानी कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। तो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। और इनके साथ ये भी है, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी पहले चुनाव हार भी चुके थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा लाए या वो, तो ठीक है, एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो कोई जो है ना सदन के द्वारा लाया जा सकता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में कोई सीमा निर्धारित नहीं है, नो लिमिट, ठीक है, कितनी बार भी उसका चुनाव हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक अधिकतम 2 बार निर्वाचन हो चुका है। राष्ट्रपति के को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? लेकिन अमेरिका में है कि अमेरिका में 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकता, अर्थात 2 वहाँ पर चुनाव से ज़्यादा कोई नहीं चुनाव लड़ सकता। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया है, एक वो किया है, मतलब कि रिकॉर्ड बनाया है कि भारत यानी अमेरिका के उसमें इतिहास में पहला व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दोबारा हारा, फिर तिबारा फिर जीता, ठीक है। तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है, ठीक है, तो इसे ओथ कौन दिलाता है? तो CJI ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो दिलाते हैं। ओके। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के क्या होते हैं? सदस्य भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो जो है ना राज्यसभा उस पर क्या करती है? महाभियोग लगाती है, लोकसभा की सहमति होती है कि लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा, राष्ट्रपति से सहमति से लोकसभा, और ये गलत हो गए सब, तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के पर जो है ना इम्पीचमेंट कौन लाता है? लोकसभा या राज्यसभा कोई भी ला सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा में पारित होना जरूरी है, फिर लोकसभा आधे से अधिक बहुमत से पास कर दे तो उनको हटना पड़ता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो जो है ना इसे बोलते हैं ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है। तो एक यानी ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। और ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को कोई भी वेतन नहीं मिलता है, ये राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, इसके लिए उसको वेतन मिलता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? ठीक है, अच्छा, अभी तक जो है ना एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी जो वो है ये मृत्यु हुई है, वो पद पर रहते हुए हुई है, ठीक है, तो वो है कृष्णकांत की।
इनमें से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? राज्यसभा। परमानेंट जो मिनिस्टर्स वो है वो कौन है? राज्यसभा है। उच्च सदन, निम्न सदन है लोकसभा। लोअर जो हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस, तो यहाँ अपर हाउस की बात कर रहा था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। प्रेसिडेंट द्वारा 12 जो मेंबर हैं वो यहाँ पर यानी कि अपॉइंटेड किए जाते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, राज्यसभा जो है जनसंख्या के आधार पर होता है, तो फिर चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, सब में उत्तर प्रदेश का ही यानी प्रतिनिधित्व तो सबसे ज़्यादा है के दोनों में, राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, तो 1951-52 में हुए थे। तो 1951-52 फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है, वर हेल्ड ऑफ फर्स्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा वर हेल्ड ऑन इन 1951-52। तो यहाँ पर 52 दिया हुआ है तो 52 हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए? वो 30 वर्ष होने चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? ठीक है, अभी ऊपर भी तो आया था, ये तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कितने सदस्य भेजता है? ठीक है, 80 सीटें हैं उसकी, उत्तर प्रदेश की। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, कोई भी जो बिल है वो फाइनेंशियल बिल है, इसका जो डिसीजन है वो कौन करता है? वो स्पीकर करता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। ठीक है, तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। ठीक है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, इसलिए वो वहाँ जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए स्पीकर ही क्या होंगे? वहाँ पर जाएंगे। तो स्पीकर ही संयुक्त जो अधिवेशन है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करेंगे। ज्वाइंट सेशन जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुनाव कौन करता है? बहुमत दल का यानी बहुमत दल अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप सभी लोग बच्चों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कुछ लोग हम लोगों से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, उसे मंत्री पद बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी कि वो संसद का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, और फिर भी वो क्या बन सकता है? ठीक है, वह मंत्री बन सकता है, वहाँ मंत्री बन सकता है, लेकिन ठीक है मिनिस्टर बन सकता है, पर उसके लिए एक शर्त है कि उसे इतने कम से कम इतने समय में उसे ज़रूर किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं तो फिर उसे त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है, तो ये है 6 माह। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ तक कोई भी पर्सन बिना चुने हुए क्या बन सकता है? वो मंत्री बन सकता है। ठीक है, यही यहाँ पर भी राज्यों में भी लागू है। विधानसभा का सदस्य नहीं है, 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सामूहिक रूप से किसके रिस्पॉन्सिबल होता है?
ठीक है, लोकसभा के, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से होता है राष्ट्रपति के। पर्सनली वो जो है ना राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो, ठीक है, मंत्री के विरुद्ध यदि कोई क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, ठीक है, तो फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस बिल जिसे आप लोग बजट भी कहते हैं, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। पास होने के बाद राज्यसभा के पास पहुंचता है, और ये मात्र 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। पास करे या ना पास करे, इसे तुरंत भेजना पड़ता है वापस, ठीक है, क्योंकि इस पर अनन्य अधिकार प्राप्त है किसका, लोकसभा का। इनमें से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने तथा अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा या संसद की कार्यवाही में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मताधिकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन है, तो ये है महाधिवक्ता, सॉरी महान्यायवादी, महाधिवक्ता तो वहाँ पर होता है, ठीक है, उसमें तो महान्यायवादी, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया वो स्टेट में होता है, ओके। तो ये एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ये कहाँ पर होगा, भारत यानी सॉरी राज्यों के विधानसभाओं में ये जो है ना संबोधित कर सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के किस सदन में लाया जा सकता है, तो लोकसभा में, ठीक है। इम्पीचमेंट कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, ठीक है, तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो सदन को मतलब आगे पीछे बढ़ा सकता है, स्थगित कर सकता है, लेकिन विघटित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो विघटन कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, ओके। लोकसभा का नेता कौन होता है, ठीक है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। लेकिन यदि जो है ना यानी प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कोई ना कोई दूसरा वहाँ पर, ठीक है, वैसे लोकसभा का नेता ही उसे माना जाता है, लेकिन उस पार्टी का उस सदन में यानी लोकसभा में फिर जो है यानी कि जो नेता होगा वो कोई दूसरा होगा। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में था, वो दोनों बार प्रधानमंत्री बने, तो राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, वो गवर्नर होता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 5 साल कोई निश्चित नहीं है इनका, लेकिन राष्ट्रपति का 5 साल निश्चित है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है, तो 1 सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, लेकिन अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब कोई भी नहीं पूछा जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब इसे हटा दिया गया, इस जो है ना यानी कि इसको हटा दिया गया है, अब कोई भी नियुक्ति नहीं होती है आंग्ल भारतीयों की। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन जो वो होता है नाम वगैरह है सभी चीज़ें वो कौन देता है, वो मुख्यमंत्री प्रदान करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जो कार्य केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का होता है वही कार्य राज्यों में राज्यपाल का होता है। जो प्रधानमंत्री का केंद्र में होता है वही कार्य जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उनका राज्यों में होता है, ओके। चलिए
संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्यों में प्रशासन कौन चलाता है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ओके, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? तो राष्ट्रपति के। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि सभी चीज़ें जनसंख्या के बेस पर हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 403। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, और अधिकतम अंतर 6 माह से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और वैसे कितने होते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा का भी और विधान सभाओं का भी 3 होते हैं। ओके, विधान परिषद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है, सॉरी। इस सदन के यानी कि काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी किसी जगह पर है, 6 राज्यों में है। ठीक है, बाकी और जगहों पर नहीं है। तो इस सदन के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और इसके बाद इनमें से जो है ना, इसी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी सही है। ठीक है, तो ये कितना है? इनमें से जो है ना कोई नहीं इसका उत्तर हो जाए, क्योंकि बाकी सब सही है। 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। ओके, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में राज्य परिषद है? तो कितने हैं? 6, अभी मैंने ऊपर बताया था। विधान परिषद 6 राज्यों में। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो जो है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता। ओके, राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि NDC का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, PM। ओके, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर जो है ना, इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में फिर इसका मतलब है कि भाग लेने कौन जाएगा? तो इधर से कौन जाएगा? फिर मुख्यमंत्री जाएगा। ओके, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है, लीगल ऑफिसर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 31 है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रहता है? ठीक है, तो ये 60 है, 62 है, 64 है और 65 है। तो कितने समय तक रहता है? 65 वर्ष तक रहता है। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। तो HJ कानिया जो थे वो जो है यानी कि प्रमुख न्यायाधीश थे, CJI ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे मुझको कि वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा 50 सेकेंड CJI कौन है, कौन बने हैं? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ओके, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा जयसिंह, लीला सेठ, सुनंदा भंडारे, M फातिमा बीबी। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन थी? M फातिमा बीबी। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। किस मुख्य न्यायाधीश ने? ठीक है, उसके रूप में काम किया। ठीक है, तो ये एक समय ऐसा आया था जिस समय की उपराष्ट्रपति का यानी कि उपराष्ट्रपति साहब जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और राष्ट्रपति का पद खाली था।
ठीक है, तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या करना पड़ा था, जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी पड़ी थी, यानी कार्य करना पड़ा था। ठीक है, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला अभी एक ही बार यही हुए थे। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था और ये फिर आगे चल कर के उपराष्ट्रपति भी बने थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में जो स्थापित हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति, ठीक है, कौन इसकी जो है ना संख्या में वृद्धि कर सकता है, तो संसद कर सकती है। ओके, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, सामूहिक, उत्तरदायित्व, व्यवहार्य। तो क्या है, फ्री। ठीक है, स्वतंत्र है न्यायपालिका, इस पर किसी कोई अधिकार यानी कि वो नहीं है। स्वतंत्र और एवं क्या है, एकाकी न्यायपालिका, यानी कि इन पद सोपानी है। सर्वोच्च स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और फिर उसके बाद राज्यों में हाई कोर्ट है, फिर जो है ना लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये सब आए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, तो भारत में कुल 28 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? एक सेकेंड। ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं, 28 नहीं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उनको जो है ना हाई कोर्ट का जो जज होते हैं उनको शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पदों को धारण कर सकते हैं? ठीक है, वैसे इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी तक 62 ही है। 65 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 62 ही उम्र है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो अब अन्ना चंडी, फातिमा बीबी, दुर्गाबाई बनर्जी, लीला सेठ। तो इसमें जो लीला सेठ थी, ठीक है, ये उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। किसी बच्चे को पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये किस हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी? इनमें से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी, पटना, कोलकाता या चेन्नई? ओके, बहुत अच्छा जो है ना, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अर्थात सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो वो हैं क्या बोलते हैं राज्य, वो किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो क्या पटना में होगा क्या? नहीं, एक ही राज्य है। कोलकाता में होगा क्या? नहीं, एक ही राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। चेन्नई में भी एक राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अब हमारा बचा कौन सा? गुवाहाटी। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? तो 3 प्रकार की आपातकालीन इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो कितने हैं? 3 हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तो नेशनल जो है ना इमरजेंसी किसमें घोषित की जाती है? तो 352। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की जा चुकी है?
ठीक है, तो ये 3 बार की जा चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है, तो 356 356 किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, गवर्नर की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? पेप्सू प्रांत में लगाया गया था। वैसे उसे क्या कहा जाता है? पंजाब प्रांत कहा जाता है। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? वित्तीय आपातकाल है 360 में, ठीक है, और ये एक बार भी नहीं लागू हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुई है। कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता यानी सोशलिस्टिक, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ लोग हम लोगों से साथ में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के का संबंध किससे है? तो ये 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज, ठीक है, और ये 1992 में पारित हुआ था, 1993 में लागू हुआ था, ठीक है, और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल से लागू हुआ, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो 368, ठीक है, तो किससे? 368 के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट 368। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं, ओके। तो ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये हमारा था आज पॉलिटी से संबंधित जीके, और आप लोग ये भी हम लोगों से बता सकते हैं कि और सुधार हम लोग क्या करें। अपनी अच्छी तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।